हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक पढ़ लिए हैं। 19 का एक पार्ट मैंने बताया था 1800 वाला, और दूसरे पार्ट को सेम वैसे 2000 में लगाना था, तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ तथा 40 रुपीज़ प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी पुस्तकें ली जा रही हैं एक दुकान से। 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो लिखेंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज नंबर 3.2 वीडियो का पार्ट 3 है ये, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 10 दर्जन रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान की पुस्तकें ले रहे हैं किसी दुकानदार से, तो यहाँ लिखेंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकें या पुस्तकों की संख्या। तो 10 दर्जन, यहाँ पर देखेंगे 10 दर्जन है, तो 10 और 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 10 में 12 से गुणा कराएं तो हो जाएगा 120, यानी 120 पुस्तकें कौन सी हैं? रसायन विज्ञान की हैं। इसके बाद है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो यहाँ पर लिखेंगे भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या बराबर, यहाँ पर दिया गया है 8 दर्जन, तो 8 और 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 12 का 8 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 96। इसके बाद कहा जा रहा था 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, तो अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या बराबर कितने दर्जन हैं? 10 दर्जन हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 और दर्जन के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आ जाएगा 120। तो हमने देखा रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या है 120, भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या है 96 और अर्थशास्त्र के पुस्तकों की संख्या है 120। अब इनके मूल्य क्रमशः दिए गए हैं, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य क्रमशः, विक्रय या कर देते हैं जिनके विक्रय मूल्य क्रमशः का आशय है कि सबसे पहले रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपये, और उसके बाद है 60 रुपये, और फिर कितना है? तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। तो 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है, यानी एक पुस्तक के रसायन विज्ञान का मूल्य 80 रुपये, भौतिक विज्ञान का 60 रुपये और अर्थशास्त्र का 40 रुपये है। उन्होंने इतनी किताब एक दुकान से खरीदी है, तो आव्यूह गुणन के द्वारा हमें बताना है कि दुकानदार को कितना धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल प्राप्त धन राशि। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुस्तकों की संख्या को लिखेंगे पंक्तियों में और उनके विक्रय मूल्य को लिखेंगे स्तंभ में। तो पहला पुस्तक कितने का है? 120 पुस्तकों की संख्या है, दूसरी कितनी है? 96 है, और तीसरी कितनी है? 120 है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो पहले का मूल्य कितना है? 80 रुपये, दूसरे का 60 रुपये, तीसरे का 40 रुपये। तो यही है आव्यूह विधि से इसको हल करने का तरीका।
पहली पंक्ति को गुणा करा देते हैं पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो 120 का 80 में गुणा कराएंगे तो 0 0, यहाँ पर पहले 2 0 उतार लें और 12 का 8 में गुणा, 12 8 96 प्लस 96 का गुणा 60 में करना है तो 1 0 उतार दे तो ये 6 बन जाएगा। 6 का 6 में गुणा 36 हो जाएगा। 6 का 9 में गुणा 54 हो जाएगा। 54 में 3 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 57 प्लस 120 का 40 में गुणा करना है, पहले 0 0 तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 12, 12 चौक हो जाएगा 48। अब इसको जोड़ लेंगे, जितना होगा वही है कुल प्राप्त धनराशि। तो सबसे पहले लास्ट में देखिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 1 0 उतर गया। दूसरे नंबर पर 0, तीसरे नंबर पर 6, तीसरे नंबर पर 0, तो यहाँ पर आ गया 6। अब सबका तीसरा नंबर जोड़ेंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, 8 7 15, 15 5 20, 1 21 के 1 हासिल 2 और 4 4 5 9 9 9 18, 18 2 हो जाएगा 20। तो उसको कुल प्राप्त धनराशि कितना होगा? 20,160। तो यहाँ लिखेंगे अतः दुकानदार को कुल प्राप्त धन राशि 20,160 रुपये है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। उससे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p और n क्रॉस 3 तथा p क्रॉस k कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, एक आव्यूह x है, दूसरा y, तीसरा z और ये w और ये p, सभी की अलग अलग कोटियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन को लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है मान लीजिए x, y, z, w तथा p इतनी कोटि के आव्यूह हैं। तो x की कोटि, y की कोटि, z, w सभी की कोटियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर लिख लें x की कोटि, y की कोटि बराबर z की कोटि बराबर और w तथा p की कोटि। तो w की कोटि और p की कोटि बराबर, तो x की कोटि है, x पहले है तो 2 क्रॉस n है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर x के बाद y है, तो y की कोटि है 3 क्रॉस k, क्योंकि क्रमशः दिया गया है तो हमें यही नोट करना पड़ेगा, 3 क्रॉस k। इसके बाद दिया गया है 2 क्रॉस p जो कि z की कोटि है। इसके बाद दिया गया है n क्रॉस 3 जो कि w की कोटि है। इसके बाद दिया गया है p क्रॉस k जो कि p की कोटि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया था उसे हम नोट किए हैं। अब आगे चलते हैं कि इसमें हमें क्या करना है और क्या बताना है। ये देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है 21, इसमें कह रहे हैं कि p इंटू वाई प्लस डब्लू इंटू वाई के परिभाषित होने के लिए n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। हमें ऑप्शन बताने हैं, a सही है, b सही है, c सही है या d सही है। और इसी के आधार पर 22 भी बताना है जो इसमें दिया गया है। इसी के आधार पर यदि n इज इक्वल टू p हो तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि है, यानी इसकी भी कोटि हमें इन ऑप्शनों को देख करके बताना है। तो सबसे पहले हम 21 लगाएंगे। 21 में p इंटू वाई है और w इंटू वाई है। तो यहाँ पर देखिए p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई, जहाँ पर x, y, z, w, p अगर ये सभी मिलते हैं तो ये सभी क्या हैं? आव्यूह हैं और इनकी कोटियाँ इनके सामने दी गई हैं प्रश्न में ही। तो सबसे पहले p है तो आव्यूह है, y है तो भी आव्यूह है, w है तो भी आव्यूह है, y है तो आव्यूह है, जिनकी कोटियाँ यहाँ से हमको देख करके लिखनी है। इसको हम बहुत बड़े में बताएंगे, ऑप्शन तो बहुत छोटे होंगे लेकिन बहुत बड़े में बताएंगे ताकि ये पूरी तरीके से समझ में आ सके। जैसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पी वाई,
तो पी वाई से मतलब है पी इंटू वाई, और p इंटू वाई का मतलब है कि p का गुणा हुआ है आव्यूह p का गुणा हुआ है आव्यूह y में। तो अगर हमको किसी चीज़ में गुणा करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमको a बराबर मिल जाता है कोई आव्यूह 1 2 3 4 और b बराबर कोई आव्यूह मिल जाए 4 5 6 8, ध्यान देंगे अगर हमें ए बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a का मान 1 2 3 4 इंटू बी का मान 4 5 6 8। इसके बाद जब इसका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा, जैसे ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 कोटि है इसकी कोटि कितनी है, इसकी है 2 क्रॉस 2, इसकी भी है 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर जो भी निकल कर आएगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। यानी अगर वर्ग आव्यूह है, बराबर पंक्तियाँ और बराबर स्तंभ हैं तो उसका गुणन भी बराबर आता है। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें a इज इक्वल टू आ जाए 1 2 3 और b इज इक्वल टू आ जाए 1 4 5 6, तो इसका गुणन हम किस तरीके से करें 7 8 9। अब बताइए इसका यह कितने का मैट्रिक्स है, पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर स्तंभ, तो एक पंक्ति 1 2 3 यानी कि 1 क्रॉस 3 का। ये कितने का है, पहले पंक्ति 1 2 3 पंक्तियाँ और 1 2 2 स्तंभ, ये 3 क्रॉस 2 का है जो कि इन दोनों से अलग है। अगर कहा जाए ए बी निकालिए तो सबसे पहले रखेंगे ए का मान और फिर रखेंगे b का मान 4 7 5 8 6 9। और कहा जाए कि गुणा कराइए तो कैसे कराएंगे इसका गुणा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो जो कुछ भी आएगा अगर इसका गुणा इसमें कराएं तो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जो कुछ भी आएगा वह यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल करने के बाद। तो हम देखेंगे इसकी एक पंक्ति बनेगी और बनेंगे 2 स्तंभ, तो इस तरीके से इसका गुणा होगा। तो यहाँ पर था कुछ और निकला है पंक्ति में कुछ और। थोड़ा अगर ध्यान दें तो यहाँ पर कितना है 1 क्रॉस 3 है इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 3 क्रॉस 2 आया। तो अगर पंक्तियों को देखा जाए जहाँ पर बराबर होते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कितना निकल कर आया 1 क्रॉस 2। यही आपका एक मैजिक ट्रिक है जिसे ध्यान में रखना है। यानी कोई बराबर होना चाहिए तो उसे हम छोड़ देते हैं या उसी के बराबर हो जाता है। देखिए अगर 3 3 छोड़ दे तो कितना बनता है 1 क्रॉस 2 का कोटि बनता है। तो ये हुआ कुछ समझाने के लिए, जिसे हमने समझा किसके आधार पर, 2 आव्यूहों के गुणन के आधार पर। और एक जानकारी रखिए कि अगर 2 आव्यूहों को जोड़ा जाए तो जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स रहेगी वह उतने ही क्रॉस उतने की मैट्रिक्स रहेगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ए ये है बी ये है। अगर इसको जोड़ा जाए तो 1 5 6 2 6 8 3 4 3 7 10 और 4 8 हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ही बनेगा। यानी कि एक जानकारी यह रखिए कि जोड़ने पर और घटाने पर आव्यूह की कोटि नहीं बदलती है, कोटि नहीं बदलती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि आव्यूहों को जोड़ने पर आव्यूहों के घटाने पर कोटि नहीं बदलती है, केवल आव्यूह के गुणन पर ही कोटि बदलती है और उसी कोटि को हमको देखना है। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे p और y, तो सबसे पहले हम पी वाई निकालेंगे, उसके बाद डब्ल्यू वाई निकालेंगे, उसके बाद उसको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी वाई की कोटि बराबर पी की कोटि और गुणे वाई की कोटि, क्योंकि p और y का गुणा p इंटू वाई ही होगा की कोटि। तो p की कोटि कितनी है, p की कोटि है p क्रॉस k, और उसके बाद इसको ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पर देखें y की कोटि कितनी है, तो ये कहेंगे 3 क्रॉस k। या इसको हम दूसरी प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास एक मैजिक ट्रिक, यहाँ पर देखेंगे
हमने कहा 1 क्रॉस 2 तो गुणा करके आया, लेकिन हमने देखा कि 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, यहाँ पर देखते हैं 1 क्रॉस 3 बना था ए का और 3 क्रॉस 2 बना था बी का। हालांकि हमने यहाँ पर ए इंटू बी किया, लेकिन हमने देखा कि अगर ए का कोटि को बराबर कर दिया जाए बी की कोटि से, तो जो भी बचता है काटने के बाद वही ए इंटू बी होता है। तो अगर दोनों को बराबर करके हम परिभाषित करें तो देखते हैं किस प्रकार की परिभाषा बनती है। यहाँ पर जहाँ इंटू लगाए हुए हैं यहीं पर हम पहले दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी कोटि क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए P क्रॉस K इज इक्वल टू 3 क्रॉस K है। P क्रॉस K इज इक्वल टू 3 क्रॉस K। अब अगर इसको परिभाषित करना है तो यहाँ कोई अंक होना चाहिए। यहाँ पर अंक है 3, तो हम K के स्थान पर रख देते हैं 3, क्योंकि इसे परिभाषित करना पड़ेगा। और परिभाषित करने के लिए हमें, जैसे इसमें कितनी पंक्ति है, P पंक्ति, इसमें कितने स्तंभ हैं, K स्तंभ हैं, तो P पंक्ति के स्तंभ निर्धारित नहीं है। P चाहे जहाँ तक चले जाइए, जितनी पंक्तियाँ लेनी चाहिए उतने ले सकते हैं, 1 2 10 करोड़ 12 करोड़, और K उतने ही स्तंभ हो जाएंगे जितने स्तंभ सोच नहीं सकते, यानी K स्तंभ हैं। यहाँ पर 3 पंक्ति है लेकिन K स्तंभ हैं, तो यहाँ पर अगर हम पंक्ति को स्तंभ के बराबर, यानी जितनी पंक्तियाँ हैं वहाँ पर उतने ही कुछ आगे इसमें स्तंभ होने चाहिए गुणा करने के लिए। तो हमारे पास गुणा करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः इसे परिभाषित करने के लिए K इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो यहाँ कि इसमें अगर हम K इज इक्वल टू 3 रखें तो P क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर भी K के स्थान पर 3 रखते हैं, तो ये 3 से 3 अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर रहने देते हैं। केवल हमको यहाँ पर कोई अंक नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही सिर्फ और सिर्फ रखेंगे K इज इक्वल टू 3 रख दें। तो 3 से 3 देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 2 रखे हैं, तो 3 से 3 इज इक्वल टू कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू आ जाएगा K। तो हमने देखा कि पी वाई की कोटि है P इज इक्वल टू K, जो कि इज इक्वल टू हटा करके, जैसे कि इनटू लगा था, P की कोटि गुणे Y की कोटि था, तो इक्वल लगाए हैं, तो अब हमारा परिभाषित हो चुका है, बराबर हो चुका है, तो अब इक्वल हटाकर हम इनटू लगा सकते हैं। तो यहीं पर लिखेंगे अतः P Y की कोटि बराबर P क्रॉस K। अब इसके बाद अब इसी प्रकार हम पी वाई के बाद डब्लू वाई की कोटि निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डब्लू वाई की कोटि, तो डब्लू की कोटि तथा वाई की कोटि। तो डब्लू की कोटि कितनी हो जाएगी, डब्लू की कोटि यहाँ पर देखें तो है n क्रॉस 3 और इज इक्वल टू लगा देते हैं, उसके बाद इनटू लगा देंगे। उसके बाद y की कोटि चाहिए, तो y की कोटि है 3 क्रॉस k। तो इसमें मैच क्या कर रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार WY की कोटि इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k आया है, तो ये हो जाएगा n क्रॉस k। अब हमारे पास है PY की कोटि, हमें क्या चाहिए, PY प्लस WY। तो सबसे पहले हम PY की कोटि प्राप्त किए हैं और यहाँ पर WY की, तो यहाँ पर लिखेंगे PY प्लस WY की कोटि। तो सबसे पहले PY की कोटि कितनी आई है, PY की कोटि आई है यहाँ पर P क्रॉस K, PY की कोटि है P क्रॉस K। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P क्रॉस K इज इक्वल टू WY की कोटि, WY की कोटि हमने यहाँ पर निकाला N क्रॉस K। तो यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, K से K। तो क्योंकि प्लस करने के लिए उनके स्तंभों की और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तो यहाँ पर समान क्या मिल रहा है, K से K कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आएगा P इज इक्वल टू N। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं,
परिभाषित करने के लिए k इज इक्वल टू 3 रखा गया। यहाँ पर कहा गया इसे परिभाषित करने के लिए k इज इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा और p इज इक्वल टू n। अभी यहाँ पर इसको हल करने पर आया तो हमारे पास है k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए में है, अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, इसी से समस्या हो रही है। अब दूसरे में कहा जा रहा है कि यदि n इज इक्वल टू पी हो तो आव्यूह 7x माइनस 5z। तो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। तो हमने कहा कि आपके पास एक जानकारी है कि आव्यूह को चाहे जोड़ा जाए या घटाया जाए उसकी कोटि नहीं बदलती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में कहा जा रहा है कि यदि n इज इक्वल टू पी तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे आव्यूह कोई a इज इक्वल टू दिया गया 1 2 3 4, अगर इसमें हम 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 का 1 में 7, 7 का 2 में हो जाएगा 14, 7 का 3 में 21, 7 का 4 में हो जाएगा 28। तो यहाँ पर देखें ए पहले कितना था 2 क्रॉस 2 का, और गुणा कराने के बाद भी 2 क्रॉस 2 है, यानी 2 पंक्तियाँ और 2 ही स्तंभ है, अर्थात गुणा कराने पर उनकी कोटियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर x की कोटि चाहे जितनी रहे, अगर उसमें 7 से गुणा कराएं तो x की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार z की कोटि है जितनी, उसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो उसके कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब है कि आव्यूहों में अगर हम किसी संख्या से गुणा कराएं तो आव्यूह के कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक जानकारी इसके पहले हमने दिया था कि अगर हम आव्यूहों को जोड़ते हैं या आव्यूहों को घटाते हैं तो उसकी कोटि नहीं बदलती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि आव्यूहों के योग तथा अंतर में आव्यूहों की कोटि समान होती है। तो 7x है तो x की कोटि जितनी होगी, 7x है तो x की कोटि जितनी होगी उतनी ही z की कोटि होनी चाहिए, यानी दोनों की कोटियाँ आपस में समान होनी चाहिए। तो x की कोटि कितनी है, x की कोटि यहाँ पर दी गई थी, x की कोटि है 2 क्रॉस n। तो यहाँ पर x की कोटि की जगह पर लिख सकते हैं 2 क्रॉस n इज इक्वल टू z की कोटि कितनी है, z की जो कोटि निकाली गई है वो है 2 क्रॉस p। तो यहाँ पर z की कोटि के स्थान पर 2 क्रॉस p, दोनों ही बराबर हैं। तो देखते हैं कौन सा विकल्प में है, ये है कि विकल्प में यह है 2 क्रॉस n। तो 2 क्रॉस n विकल्प नंबर बी पर है। 2 क्रॉस p कहीं पर नहीं है, तो हमारा p क्रॉस 2 है जो कि रॉन्ग है। अगर मिलना चाहिए तो 2 क्रॉस p मिलना चाहिए जो कि नहीं है, तो 2 क्रॉस n है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज नंबर 3.2। इफ़ वीडियो आर हेल्पफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आगे पढ़ते रहिए और अपने आप से रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।